हेलो फ्रेंड्स, आज पुनः हम एक बार इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत लोकेशन थ्योरी की बात करने जा रहे हैं। अब तक हमने सामान्य विचारधाराएं और सिद्धांत के बारे में बात की थी और वेबर और लोश के सिद्धांत पढ़े थे। आज हम उसी क्रम में थ्योरी ऑफ E.M. हूवर, एडगर M. हूवर नामक अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की बात करेंगे। यह सिद्धांत यातायात लागत विचारधारा के नाम से जाना जाता है। हूवर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अपना सिद्धांत उद्योग की स्थिति निर्धारण के संदर्भ में देते हुए परिवहन लागत को निर्णायक कारक बताया। अर्थात इन्होंने यह कहा कि उद्योग की स्थापना में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारक होता है वो है परिवहन लागत, क्योंकि इसी लागत पर उत्पादन लागत निर्भर करती है। इन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने हेतु कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की और किन मान्यताओं के आधार पर अपना सिद्धांत दिया उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे पहली मान्यता थी, उत्पादकों में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता किस संदर्भ में होती है? उत्पादन करने के संदर्भ में, बेचने के संदर्भ में प्रतियोगिता रहती है। और जब प्रतियोगिता रहती है तो उसमें अच्छे से अच्छा करने का प्रयास होता है। उत्पादन के कारक गतिशील होते हैं, ये दूसरी मान्यता है। तीसरी मान्यता बताई, परिवहन दर और उत्पादन दर मुख्य रूप से स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने कि किसी भी उद्योग की स्थिति को परिवहन की दर और उत्पादन की दर प्रभावित करती है और उसी के अनुरूप न्यूनतम दर वाले स्थान पर उद्योग लगाया जाता है। अगली मान्यता थी, उत्पादन की प्रक्रिया पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। इन सभी मान्यताओं के आधार पर हूवर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इसके सिद्धांत की जो मुख्य बातें हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और इन सिद्धांतों में इन्होंने कई शब्दों का प्रयोग किया है, उनका पारिभाषिक अर्थ भी हम समझ लेते हैं। जैसे भुगतान मूल्य, इसका तात्पर्य होता है उत्पादन मूल्य और यातायात खर्च दोनों को मिलाकर जो खर्च होता है वो भुगतान मूल्य है। दूसरा बताया इन्होंने यातायात प्रवणता। यातायात प्रवणता का मतलब बताया, यह एक ही दिशा में स्थित अलग अलग बाजारों को जोड़ने वाले यातायात के स्वरूप को दर्शाती है। सीमांत रेखाएं क्या है? यातायात प्रवणता को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। परिवहन लागत, जो वाहकों द्वारा ईंधन, वेतन आदि खर्च के रूप में बढ़ा दिया जाता है। अर्थात परिवहन के अंतर्गत जो खर्च आता है वो परिवहन लागत। रख रखाव से संबंधित लागत में जैसे कार्यालय हैं, गोदाम, बंदरगाह और मरम्मत, इनसे संबंधित जो खर्च हैं वो रख रखाव से संबंधित खर्च हैं। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में यातायात दर के स्वरूप के बारे में बात की थी, तो यातायात दर के स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करेंगे। यातायात दर क्या है और उसकी क्या विशेषता है। इन्होंने ये बताया, यातायात के विभिन्न साधन, अगर परिवहन अलग अलग साधनों से होता है जैसे तो उनकी लागत में भिन्नता आती है। जैसे रेल, सड़क और जल मार्ग, ये अलग अलग मार्ग हैं। वायु मार्ग, पशु मार्ग, केबल द्वारा विद्युत सप्लाई करना, संवाद वाहन, सूचना तंत्र, ये सब अलग अलग साधन हैं और अलग अलग साधनों पर खर्च या जो लागत आती है वो भी अलग अलग आती है। यातायात दर को लंबी दूरी, सुरक्षित, महंगी और संवेदनशील वस्तुएं अधिक प्रभावित करती हैं। शीघ्र पहुंचाने के लिए हमें वायु मार्ग, भारी वाहन के लिए जल मार्ग और मार्ग में माल उतारने और चढ़ाने हेतु सड़क मार्ग अधिक उपयुक्त होता है। तो जो भी उत्पादन करता होता है वो इन साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार
करता है। यदि उसे रास्ते में ही माल उतार चढ़ाकर आगे बढ़ाना है तो सड़क मार्ग से जाएगा। भारी और लंबी दूरी तक यात्रा करनी है, भारी माल पहुंचाना है तो जल मार्ग अधिक उपयुक्त होता है और वायु मार्ग के द्वारा शीघ्र पहुंचाने वाले साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। यातायात मार्ग का प्रकार और खर्च। धरातल का स्वरूप और जलवायु परिवहन को प्रभावित करते हैं। समतल मैदान में सड़क और रेल परिवहन का निर्माण करना सस्ता होता है क्योंकि खर्च कम आता है, लेकिन यदि दलदली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान, नदी घाटी वाले क्षेत्र तो वहाँ पर इन मार्गों के निर्माण का परिवहन खर्च बढ़ जाता है। वायु मार्ग बनाने के लिए या वायु मार्ग का इस्तेमाल करने के लिए जलवायु दशाएं अनुकूल और स्थिर होनी चाहिए। जल मार्ग सबसे सस्ता होता है क्योंकि इसे मार्ग निर्माण में जो खर्च होता है वो बच जाता है। धरातलीय स्वरूप में भिन्नता से परिवहन खर्च प्रभावित होता है। चौथे पॉइंट में ये बता रहे हैं दूरी और परिवहन खर्च। दूरी और परिवहन खर्च में क्या होता है? लंबी दूरी पर अपेक्षाकृत कम खर्च आता है। सड़क मार्ग की तुलना में रेल मार्ग द्वारा लंबी दूरी में परिवहन खर्च काफ़ी कम आ जाता है। मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा, आप उसको एक बार समझने का प्रयास करें। जिससे ये एक डायग्राम है, ये देखिए। इस डायग्राम के द्वारा ये बताया गया है कि यातायात की जो विभिन्न साधन होते हैं उन साधनों पर जो भिन्न भिन्न खर्च होता है वह किस तरह से होता है। जैसे आप ये देखिए, एक सबसे सीधी लाइन जा रही है, ये रेल मोटर वाली लाइन है। सबसे ऊपर आप सड़क मार्ग ट्रक की लाइन देख रहे हैं, डैश डैश बड़े में, और एक डैश छोटा डॉट करके एक ये बड़ी नाव वाली स्थिति है। तो अर्थात इसमें तीनों मार्ग हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग, और तीनों पर होने वाले खर्च का इसमें ब्यौरा दिया गया है। जिसमें ये आप देख सकते हैं कि जो जलीय मार्ग है वो सबसे सस्ता है और सड़क मार्ग सबसे महंगा मार्ग है। अब आगे हम देखेंगे अभी हमने चौथे पॉइंट की बात की थी दूरी और परिवहन खर्च की। अब हम बात करते हैं दिशा और खर्च। अगर एक ही दिशा में यात्रा करनी है, सहज प्रवाह दिशा में यात्रा करनी है तो परिवहन दर अपेक्षाकृत कम होती है। छठा पॉइंट इन्होंने बताया आकार और आयतन। बड़े आकार के माल पर अपेक्षाकृत कम किराया लगता है। बड़ी या भारी वस्तु एक ही स्थान से लाद कर एक ही पहुंच वाले स्थान पर उतारी जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है। माल के सापेक्षिक परिवहनता की प्रवृत्ति, अर्थात इसमें आपको ये बताना है कि ऐसे माल या वस्तुएं जो जल्दी खराब होने वाली हैं, टूटने वाली हैं या खतरनाक वस्तुएं हैं तो इनका परिवहन दर अधिक होती है, जबकि छोटी और पोली वस्तुएं, खोखली वस्तुएं जैसे सिलेंडर हैं, बैरल है ना, आदि का किराया अधिक लगता है। भारी मात्रा में एक ही बर्तन में भेजे जाने वाले माल का किराया भी अपेक्षाकृत कम लगता है। कीमती माल का किराया अधिक लगता है। तो ये अलग अलग वस्तु अलग अलग मार्ग के आधार पर खर्च को दर्शाता गया। अन्य स्थितियों में माल स्रोत और वितरण स्थानों के वर्ग या समूह बन जाते हैं। इनके क्षेत्र प्रदेश बन जाते हैं। दूरी के एक समूह में दर समान होती है। इसे क्रम में स्थानों का किराया सीढ़ी नुमा स्वरूप में होता है, लगातार नहीं बढ़ता है, कुछ बढ़ता है फिर कम हो जाता है फिर बढ़ता है, इस तरह से सीढ़ीदार के रूप में बढ़ता है। एक से दूसरे बिंदु के बीच वाले समूह में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई स्थान होते हैं। बढ़ती दूरी की तुलना में किराया दर कम लगता है। बढ़ती दूरी की तुलना में किराया दर की बात हो रही है जो कम लगता है। अब इनके हम सिद्धांत की बात करेंगे। हुर ने जो सिद्धांत दिया है दूरी और एक चीज़ मैं आपको और डायग्राम से बता देता हूँ दूरी और यातायात खर्च की। ये देखिए आप, एक छोटा सा डायग्राम है।
इसमें दूरी और परिवहन खर्च को बताया गया। ये सीधी लाइन देखो आप बढ़ती जा रही है, ये खर्च बता रहा है। और ये दूरी के साथ जैसे जैसे दूरी बढ़ती है दर में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। देखो पहले दर बढ़ती है लेकिन धीरे धीरे फिर इसका स्वरूप कैसा हो गया, सीढ़ीदार हो गया। तो खर्च के मुकाबले में उसकी जो दूरी की दर होती है वो कम हो जाती है। अब हम इनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उस सिद्धांत की अब हम बात करेंगे कि इनका जो सिद्धांत क्या कहलाता है। हमने पहले भी बताया आपको, हूवर का सिद्धांत परिवहन लागत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इस पर वेबर का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात वेबर ने जो सिद्धांत दिया था न्यूनतम लागत का, उसका प्रभाव इनके सिद्धांत पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हूवर महोदय न्यूनतम परिवहन खर्च वाले स्थान पर उद्योग की स्थापना को उपयुक्त मानते हैं। इस स्थान से उद्योग को जितना दूर स्थापित किया जाएगा उतना ही लाभ कम प्राप्त होगा और उतनी ही लागत बढ़ जाएगी, अर्थात उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। अब इन्होंने जो उद्योग की जो लागत है उसको दो भागों में बांटा है, लेकिन उस लागत को पढ़ने से पहले केवल आप इन 3 बातों पर विचार कर लें जो हमने अभी बताई है सिद्धांत में। हूवर का सिद्धांत परिवहन लागत सिद्धांत है जो वेबर द्वारा प्रभावित है। इन्होंने न्यूनतम परिवहन खर्च वाले स्थान पर उद्योग की उपयुक्त स्थिति मानी है। इस स्थान से, कौन से स्थान से, न्यूनतम परिवहन खर्च वाले स्थान से यदि उद्योग जितना दूर स्थापित होगा उतना ही लाभ कम प्राप्त होगा और उतनी ही उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। ये हूवर के सिद्धांत की मुख्य बात है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब इन्होंने जो लागत की बात की है वो 2 प्रकार से विभाजित की है। एक परिवहन संबंधी लागत, अर्थात परिवहन में जो लागत आ रही है, खर्च आ रहा है, और दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित लागत। परिवहन लागत में 3 चीज़ें इन्होंने मुख्य बताई है, कच्चा माल, बाजार और मिलन बिंदु। परिवहन संबंधी लागत को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें कच्चे माल को एकत्रित करना, अर्थात किसी कच्चे माल स्रोत पर जो कच्चा माल है उसे हमें कहाँ लाना है, उद्योग तक लाना है। और यदि एक से अधिक कच्चे माल है तो हमें अलग अलग स्थानों से कच्चे माल को एकत्र कर उद्योग तक लाना होता है। तो इन सभी का परिवहन खर्च आता है। नंबर 2, जब इन्हीं कच्चे माल से उद्योगों में उत्पादन होता है तो उस तैयार माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है, अर्थात बाजार तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों में जो खर्च आता है, वो जो पूरा खर्च होता है वो परिवहन प्लस उत्पादन खर्च, इसका योग कुल लागत कहलाती है। आगे बात समझ में, कच्चे माल को उद्योग तक लाना, उद्योग से तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना, ये दोनों खर्च और उत्पादन का खर्च, इन दोनों का योग लागत कहलाता है। अलग अलग दूरियों पर स्थित स्रोत से कच्चा माल एकत्र करने और दूर स्थित उपभोक्ताओं को पहुंचाने में खर्च को न्यूनतम करने हेतु उद्योग की स्थापना कच्चे माल स्रोत या बाजार में की जाएगी। कहाँ उपयुक्त स्थिति बताई उन्होंने, या तो कच्चे माल स्रोत पर करो या फिर बाजार में करो। और न्यूनतम लागत हेतु अगर आपको लागत कम रखनी है, खर्च कम रखना है, तो स्थानांतरण खर्च को न्यूनतम करना आवश्यक है, अर्थात परिवहन खर्च को कम करना जरूरी है। कच्चे माल स्रोत पर उद्योग लगाकर कच्चे माल पर होने वाले खर्च को नियंत्रित किया जा सकता है। वितरण के खर्च में कमी हेतु उद्योग बाजार में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन दोनों विपरीत स्थितियों में, अगर एक जगह लगेगा तो दूसरे का खर्च बढ़ जाएगा, बाजार में लगेगा तो कच्चे माल का खर्च बढ़ जाएगा, कच्चे माल स्रोत पर लगेगा तो बाजार का खर्च बढ़ जाएगा। अतः उद्योगपति दोनों ही स्थितियों में संतुलन स्थापित कर न्यूनतम लागत स्थल पर उद्योग की स्थापना करता है। आई बात समझ में यहाँ तक। अब आगे हम बात करते हैं, हूवर महोदय न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत को निम्न 3 स्थितियों के आधार पर स्पष्ट करते हैं। कौन कौन सी 3 स्थितियां हैं? कच्चा माल, बाजार और मिलन बिंदु। पहली स्थिति
जो कच्चे माल से प्रभावित हो सकती है, उसमें या तो एक प्रकार का कच्चा माल हो या फिर एक से अधिक प्रकार का। यदि कच्चा माल एक है और बाजार भी एक है, तो कच्चे माल का स्रोत और बाजार दोनों एक ही परिवहन सीध में है, अगर एक ही मार्ग पर है, तो सामान्यतः बढ़ती दूरी के साथ परिवहन खर्च लगातार नहीं बढ़ता है, बल्कि बढ़ती हुई दूरी के अनुपात में किराया नहीं बढ़ता है और अधिक दूरी का किराया अपेक्षाकृत कम रहता है। कच्चे माल और तैयार माल दोनों में से जिस पर परिवहन खर्च अधिक आएगा वहीं पर उद्योग लगेगा। आगे बात समझ में? अगर आपको कच्चे माल को ले जाने में परिवहन खर्च अधिक आ रहा है तो कच्चे माल स्रोत पर उद्योग लगाएंगे, और यदि आपको बाजार तक पहुंचाने में खर्च अधिक आ रहा है तो उद्योग बाजार में लगेगा। यातायात लागत की दृष्टि से उद्योग स्थापना कच्चे माल स्रोत या बाजार बिंदु पर की जाती है। कुछ और पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं जो आप समझें इसको। यदि कच्चे पदार्थ का वजन निर्माण प्रक्रिया में कम होता है, अर्थात कच्चा माल कैसा है, वजन ह्रास वाला है, वजन क्षय वाला पदार्थ है, तो उसका उद्योग कहाँ लगेगा? कच्चे माल स्रोत के निकट लगेगा। धातु उद्योग है, गन्ना है, परिष्करण उद्योग है, वो इसी तरह के उद्योग है जिसमें वजन का क्षय होता है, क्योंकि कच्चे माल के व्यर्थ पदार्थ का परिवहन हानिकारक हो सकता है। यदि अधिक ईंधन की आवश्यकता वाले उद्योग हों तो उनमें अधिक वजन क्षय वाले पदार्थ होते हैं, अतः इनके कारखाने या तो शक्ति स्रोत पर या कच्चे माल स्रोत पर लगाए जाएंगे। सीमेंट, सिंथेटिक, नाइट्रेट आदि ऐसे ही शक्ति चालित उद्योग हैं। अगली बात इन्होंने बताई, यदि कच्चे माल और तैयार माल का वजन एक समान है और परिवहन का खर्च अर्थात कच्चे माल को उद्योग तक लाना या उद्योग से बाजार तक पहुंचाना, तो ये परिवहन का खर्च और वितरण का खर्च से अधिक है, तो वितरण का खर्च कौन सा हो गया? उद्योग से बाजार तक पहुंचाना। तो उद्योग कच्चे माल स्रोत पर अधिक लाभदायक होगा। जैसे फलों से संबंधित उद्योग हैं, कपास उद्योग हैं, वो इसी के अंतर्गत शामिल है। दूसरी स्थिति उन्होंने ये बताई कि यदि कच्चा माल एक से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उद्योग स्थिति का निर्धारण आसानी से नहीं हो पाता है। इसमें परिवहन मार्ग विन्यास, संसाधनों का क्रम, परिवहन मिलन बिंदु, वितरण का प्रतिरूप, कच्चे माल का स्रोत और बाजार स्थिति आदि कार्य पर स्थापना निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में निम्न सिद्धांतों के आधार पर स्थिति निर्धारण किया जाता है। कैसे किया जाता है? कच्चे माल स्रोत या बाजार दोनों में से किसी एक उपयुक्त स्थान पर, वो उपयुक्त स्थान कौन सा होगा? जहां न्यूनतम खर्च आएगा। एक कच्चा माल स्रोत या बाजार या मध्यवर्ती परिवहन मिलन बिंदु पर, अर्थात या तो कच्चा माल स्रोत अथवा बाजार या मध्य का ऐसा क्षेत्र जहां परिवहन के जो मार्ग है वो मिलन बिंदु वाले हैं। इन दोनों सिद्धांतों की व्याख्या हूवर महोदय ने एक काल्पनिक परिवहन जाल के द्वारा समझाई थी और उस जाल में उन्होंने बाजार बिंदु किनारों पर स्थित बताए और स्थानों को जोड़ने वाले भिन्न भिन्न मार्गों का वर्णन किया और उन्हीं मार्गों पर एक या अनेक उद्योगों की स्थापना उन्होंने बताई। ये भी बताया कि कारखानों में कच्चे माल, लकड़ी या कोयले का शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अतः लकड़ी और कोयला विभिन्न स्थानों पर अगर उपलब्ध है तो कारखाने की भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं, लेकिन उन भिन्न भिन्न स्थितियों में ये देखा जाता है कि किस में खर्च न्यूनतम आता है। हूवर ने स्पष्ट किया कि कच्चा माल उद्योग को दो स्थितियों में अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि निर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल से तैयार माल के निर्माण में वजन क्षय अधिक हो, ठीक है, वजन क्षय की बात मैंने पहले भी की थी। अगर वजन क्षय वाले पदार्थ हैं तो उद्योग कच्चे माल स्रोत पर लगेगा। नंबर 2, उत्पादित माल की तुलना में
कच्चे माल से परिवहन लागत अधिक हो तब भी उद्योग कच्चे माल पर लगेगा। लेकिन इन दोनों के विपरीत स्थिति होने पर उद्योग बाजार की ओर आकर्षित होगा। क्यों होगा? क्योंकि निर्माण प्रक्रिया में तैयार माल का वजन बढ़ता है तब बाजार में लगेगा, और कच्चे माल के बजाय उत्पादित माल की परिवहन लागत अधिक होगी तब भी उद्योग बाजार में लगेगा। तो ये कच्चे माल और बाजार दोनों की स्थितियों का इसमें कारण सहित वर्णन किया है। इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु का उत्पादन उपभोक्ता के निकटतम होना चाहिए, जिससे निर्माण प्रक्रिया और इधर उधर उठाने रखने की कठिनाई उद्योग को बाजार आधारित बना देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बताते हैं कि बाजार एक उपयुक्त स्थान है जहां उद्योग की स्थापना लाभदायक हो सकती है। प्रमुख बाजार आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे बेकरी से संबंधित हैं। बेकरी में क्या चीज़ें आती हैं? बिस्किट, पेस्ट्री, केक, डबल रोटी, ये चीज़ें आ गई। खाद्य सामग्रियाँ, मैदे से बनी वस्तुएं, डबल रोटी। आधुनिक जो पोशाकें हैं वो भी बाजार में होनी चाहिए। ताज़ा समाचार, उसे शीघ्र पहुंचने की आवश्यकता है। तो ऐसी चीज़ें जो शीघ्र ही बाजार में पहुंचाने की आवश्यकता होती है वे सभी बाजार में स्थापित होने चाहिए। परिवहन मिलन बिंदु पर यदि उद्योग लगता है तो वो स्थिति क्या होगी? यदि माध्यम में परिवर्तन होता, माध्यम कौन सा? जैसे आप रेल मार्ग से आए, फिर आपको सड़क मार्ग से जाना है, फिर आपको किसी टेम्पो से माल उतारना चढ़ाना है, तो ये माध्यम परिवर्तन हो गया। तो कारखाना प्रारंभिक परिवहन मार्ग के अंत में और अगले परिवहन माध्यम के प्रारंभिक स्थल पर स्थापित होगा। यह बिंदु वास्तव में दो भिन्न प्रकार के यातायात के मिलन बिंदु होते हैं और इस स्थिति में न्यूनतम परिवहन लागत का स्थल ही मिलन बिंदु कहलाता है। तो ये पूरी एक बात हो गई आपकी कच्चे माल वाली। अब दूसरी स्थिति उन्होंने बताई उत्पादन प्रक्रिया लागत प्रभावित उद्योग। इसमें यह बताया कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें स्थिति परिवर्तन के संदर्भ में स्थानांतरण खर्च अधिक नहीं होता है। ऐसे उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया लागत संबंधित कारक अधिक महत्व रखते हैं। अधिक मूल्य वाले वस्तुएं इसमें शामिल हैं। इनकी उत्पादन प्रक्रिया जटिल होती है लेकिन परिवहन आसान होता है। जैसे टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, घड़ियां हैं, यंत्र हैं, ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं। उत्पादन की प्रक्रिया लागत में श्रम लागत, प्रशासन लागत, ब्याज, किराया, रॉयल्टी, रखरखाव आदि शामिल हैं। अतः जहाँ प्रति इकाई उत्पादन लागत न्यूनतम हो वहाँ ऐसे उद्योग स्थापित किए जाते हैं और न्यूनतम लागत हेतु आवश्यक कारकों का न्यूनतम मूल्य पर मिलना आवश्यक है। अलग अलग क्षेत्रों में इन कारकों की कीमत अलग अलग होती है। तो सारांश के रूप में यह बताया जा सकता है कि कारखाने की स्थापना उस स्थान पर की जाएगी जो सबसे खर्चीला कारक है, अतः उसके परिवहन खर्च से बचत होगी। तो इस प्रकार ये बाजार प्रभावित उद्योग की व्याख्या यातायात लागत विचारधारा E.M. होवर द्वारा प्रतिपादित की गई। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कई सारे छोटे छोटे प्रश्न आपको समझने हैं। मैं एक दो उदाहरण बता देता हूँ। विद्वान का नाम और उसकी विचारधारा, क्योंकि आप 8-10 विचारधाराएं पढ़ेंगे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आपको ध्यान रखना, अच्छे से लिख लेना है शॉर्ट में कि कौन सी विचारधारा किसने दी। जैसे अभी हमने हूवर का पढ़ा, तो हूवर की विचारधारा किससे संबंधित है? यातायात लागत विचारधारा। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले सिद्धांत के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।